बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जेंडर स्टडीज़ का जो है वो थर्ड लेक्चर दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू जेंडर, मतलब कि जो जेंडर स्टडीज़ में मुख्तलिफ जो होती हैं की टर्म्स यूज़ होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ और जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं ना, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। इसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं। अब कॉन्सेप्ट एक वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जिसको उर्दू में तसव्वुर कहते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ अ वर्ड विच इट सेल्फ डिफाइंस और विच इट सेल्फ एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। ठीक है, तो जेंडर कंसेप्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपनी तशरीह खुद करता है। जैसे आपने जेंडर स्टडीज़ का ये सारा कोर्स पढ़ा तो यू केम टू नो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक जेंडर, जेंडर रोल्स, सेक्स, social construct, gender and development, patriarchy, matriarchy, and so on. Gender lens, gender streaming, sexism, feminism, बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। तो इसके बारे में पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन में उसमें बताया था कि जेंडर स्टडीज़ जो है इज़ अ एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि ये एक से ज़्यादा जो भी इसमें नॉलेज और मेथड्स होता है वो दो या दो से ज़्यादा जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो होते हैं उनके साथ जोड़कर एक वन एक्टिविटी बन जाती है। इसका अपना जो होता है वो कॉम्बिनेशन और असेमिलेट करके ना नॉलेज डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी के, तो एक नई साइंस और एक स्टडी जो है वो सामने आती है। तो जेंडर स्टडीज़ जो है वो भी इसी तरह ही है। इट इंक्लूड्स वीमेन स्टडीज़ भी हैं जिसमें कंसर्निंग वीमेन, फेमिनिज्म, जेंडर एंड द पॉलिटिक्स। फिर मैन स्टडीज़ भी इसमें आती हैं एंड द क्यूअर स्टडीज़ भी आ जाती हैं। समटाइम्स जेंडर स्टडीज़ ऑफर टुगेदर विद द स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी भी होती हैं। तो दीज डिसिप्लिन्स स्टडी जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, sociology, anthropology, cinema, media studies, human development, law, public health, and medicine. It also analyzes how race, ethnicity, location, class, nationality, and disability intersect with the categories of gender and sexuality. फिर एक टर्म यूज़ हुई है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की क्या है? डिस्क्राइब्स अ जनरल स्ट्रक्चर इन विच मैन हैव पावर ओवर वीमेन, जिसमें मैन इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। ठीक है, वो सारे डिसीजन लेता है, पूरे घर को चलाता है और वो उसका जो होता है अपर हैंड होता है फैमिली पर और वीमेन पर। तो ये जो हो जाता है इसे हम पैट्रियार्की सिस्टम का नाम देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की जो है वो डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं, फेमिनिस्ट थेरीज़ हैं, उसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है पैट्रियार्की का। और जब से सोसाइटी वजूद में आई तो उसमें जो डिफरेंट फैमिली सिस्टम था, पैट्रियार्की भी आया। आगे चलकर हम मैट्रियार्की को भी पढ़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है वो क्योंकि जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर में बहुत सेक्सेस आ जाती हैं। तो पैट्रियार्की भी ये है कि फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच मेल्स डोमिनेट फीमेल्स। ठीक है, तो इस तरह जो है पैट्रियार्की सिस्टम जो है वो उसको किया जाता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्की। An example of patriarchy society is where men hold the control and make all the rules and women stay home and care for the kids. मतलब इसमें उनके रोल्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं। आदमी जो है वो कंट्रोल करता है, घर को चलाता है, ब्रेड अर्निंग का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, जबकि वीमेन जो होती हैं वो घर को बच्चों की केयर करती हैं, उनकी नर्सिंग करती हैं, घर को चलाती हैं। तो एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्की इज व्हेन द फैमिली नेम कम्स फ्रॉम द मैन इन द फैमिली। तो एक और भी है मीनिंग कि जो लीनियज विरासत चल रही होती है जिसमें सर नेम जो है वो फादर का लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं। उसके बाद है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी या गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ वीमेन और वुमेन। जैसे एक औरत या इससे ज़्यादा औरतें जो जिस सोसाइटी या गवर्नमेंट या सिस्टम को चला रही होती हैं उसे हम मैट्रियार्की का नाम देते हैं। अ मैट्रियार्की रन बाय मॉरली सुपीरियर वीमेन, अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच decent and relationship are reckoned
through the female line, the state of being an older powerful women in a family or group. तो वो उससे जो है लीनियज चलती है, ठीक है. She cherished a dream of matriarchy catered to by grandchildren. ठीक. उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रियार्की. तो अमूजा कीनिया इसकी एग्ज़ाम्पल है, वेयर मैन आर एक्चुअली बैंड, अ लिटरल नो मैन्स आइलैंड है. द विलेज इन द ग्रास लैंड्स ऑफ सम्बूरू नॉर्दर्न कीनिया इज़ होम टू सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस. ठीक. फिर आ जाता है जेंडर. जेंडर की हमने पहले भी बात की थी. जेंडर रेफर्स टू द एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सनस बायोलॉजिकल सेक्स. ठीक है. जो कोई भी बिहेवियर है, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं जो कि कल्चर देता है एक पर्सन की बायोलॉजिकल सेक्स के साथ रिलेट करता है, वो फीमेल है या मेल है. बिहेवियर दैट इज़ कंपैटिबल विद कल्चर एक्सपेक्टेशंस, कि वो बिहेवियर जो कल्चर एक्सपेक्टेशन के साथ जो है वो मैच कर रहा था. क्योंकि हर सोसाइटी में जो होता है लोगों के साथ, जेंडर के साथ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है. तो उस लिहाज से ही कल्चर जो है उनसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उनका बिहेवियर, उनका रोल जो है वो कैसा होना चाहिए. तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है जेंडर का रोल आता है. तो इस तरह जो है जेंडर जो होता है, जेंडर रेफर्स टू मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी. ठीक है. तो मैस्कुलिनिटी जो होती है वो मेल के लिए और फेमिनिटी जो होती है वो फीमेल के लिए होती है. ठीक है. कल्चर एजर्ट्स आर एप्रोप्रिएट फॉर योर सेक्स करता है. अब मैस्कुलिनिटी क्या है? हैविंग क्वालिटीज एप्रोप्रिएट टू आर यूजुअली एसोसिएटेड विद अ मैन. और फेमिनिटी क्या होती है? द क्वालिटी और नेचर ऑफ फीमेल सेक्स. ठीक है. तो इस तरह जो है वो जेंडर जो है उसको हम देखते हैं कि जेंडर जो है उसमें उनका जो है रिलेटेड टू कल्चर, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन जो हैं वो की जाती हैं. इस तरह वर्ड जो है जेंडर वो यूज़ किया जाता है. तो behavior that is compatible with cultural expectation is referred to as gender normative behaviors that are viewed and incompatible with these expectations constitute gender non-conformity. उसके बाद आता है sexual harassment. Sexual harassment is a type of harassment technique with explicit or implicit sexual overtones, including the unwelcome or inappropriate promise of rewards or in exchange for sexual favors. ठीक. तो सेक्शुअल हरासमेंट जिसमें किसी पर उसका हरासा किया जाता है, अनवेलकम उसके लिए कोई टच है या ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. फिज़िकली तौर पर या वैसे जो है वर्ड्स के ज़रिए किसी को हरासा करना जो होता है वो सेक्शुअल हरासमेंट कहलाता है. सेक्शुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ एक्शंस फ्रॉम वर्बल ट्रांसग्रेशन टू सेक्शुअल अब्यूज़ और असॉल्ट. किसी को सेक्शुअली तौर पर अब्यूज़ करना या असॉल्ट करना उस पर, या फिर वर्बली तौर पर उसको जो है हरासा करना जो है वो सेक्शुअल हरासमेंट कहलाता है. फिर आ जाता है जेंडर इक्विटी. द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्विटी रेफर्स टू द फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वीमेन एंड मैन, जिसमें बोथ जो जेंडर है मतलब मेल एंड द फीमेल उनके लिए इक्वली ट्रीटमेंट की जाए अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स के मुताबिक. उनकी मेल और फीमेल की जो नीड्स होती हैं उनकी रिस्पेक्टिव नीड्स के मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो फेयरली की जाए. इक्वल. जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट द डिफरेंट बिहेवियर, aspirations and needs of women and men are considered, valued and favored equally. कि जिसमें इक्वालिटी में कि डिफरेंट जो बिहेवियर है या जो मेल और फीमेल का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, उनकी ख्वाहिशात या विशेस भी डिफरेंट होती हैं और उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है, तो उनको कंसिडर किया जाए, उनको वैल्यू दी जाए और उनको फेवर भी इक्वली दिया जाए. ये ना हो जाए कि मेल जो है उसको फेवर ज़्यादा दी जाए और फीमेल जो है उसको जो है कम फेवर दी जाए. तो दे शुड बिहेव इक्वली, उन्हें इक्वली उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, उनकी नीड्स को इक्वली
पूरा करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द जेंडर इक्वलिटी, फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम फॉर मैन एंड द वुमेन। ठीक है, इक्वली उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये जेंडर इक्वलिटी में आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जेंडर इक्वालिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू द फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड वुमेन, ये मैंने बात कर दी। अब इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी मीन्स दैट द डिफरेंट बिहेवियर, एस्पायरेशंस एंड नीड्स ऑफ वीमेन एंड मैन आर कंसिडर्ड, वैल्यूड एंड फेवर्ड इक्वलिटी। तो ये आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी में, और उससे पहले वाला जो है वो जेंडर इक्विटी में आ जाएगा। फिर है जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब जो जेंडर एंड डेवलपमेंट है, जिसको हम जेड का नाम भी बोलते हैं, इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च है और अप्लाइड स्टडीज़ की है, दैट इम्प्लीमेंट्स अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द disparate impact the economic development and globalization have on people based upon their location, gender, class, background and other social political identities। तो ये जेड कहलाएगा। जो जेंडर मतलब डेवलपमेंट है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कि वो भी उसका नॉलेज है या जो मेथड्स लेता है वो 2 या तो ज़्यादा फील्ड से लेकर फिर उनको एक कंबाइन कर दिया जाता है, और अप्लाइड है, ये एक रिसर्च वाली जो है फील्ड ऑफ स्टडी है जो फेमिनिस्ट अप्रोच को अंडरस्टैंड करती है, एड्रेसिंग द उनका जो इम्पैक्ट है, असर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है लोगों पर। अब लोग कौन से हैं? बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल, और इनमें उनकी क्लास, उनका एथनिक ग्रुप, उनका कंट्री, इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखा जाए, बल्कि जेंडर डेवलपमेंट जो है वो सब लोगों के लिए डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जेंडर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वीमेन एंड डेवलपमेंट। तो वीमेन एंड डेवलपमेंट इज़ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट है। It was introduced into gender studies scholarship in the second half of the 1970s में जो है वो वीमेन एंड डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया इस टर्म को, और इसका ओरिजिन जो है विच कैन बी ट्रेस टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन एंड मैक्सिको सिटी इन 1975 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ने। ये है फर्स्ट टाइम जो है वो ये कैन बी, इसको देखा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वीमेन के बारे में, वीमेन पर मैक्सिको सिटी में 1975 में, और जिसे यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज्ड किया था। उससे ही फिर जेंडर में बोथ था डेवलपमेंट में इश्यूज़, और वीमेन में सिर्फ ख़वातीन की ही डेवलपमेंट के बारे में जो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसको हाईलाइट जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो हमारा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है ये पब्लिक पॉलिसी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेस करना है डिफरेंट पॉलिसीज़ का जो लोगों पर अप्लाई की जाती है ऑफ डिफरेंट जेंडर्स की, ऑफ एनी प्लान सोशल एक्शन इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन है, अगर उनके लिए कोई कानून साजी की जा रही है या कोई प्रोग्राम्स की जा रही हैं, इन ऑल एरियाज़ में, इन ऑल लेवल्स में, उसको हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ मेन स्ट्रीमिंग इज़ टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी हासिल करना जो है वो इसका अल्टीमेट गोल होता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का। और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इज़ अ स्ट्रेंथ for making the concerns and experiences of women as well as of men an integral part of evolution of policies and programs in all political, economical and societal spheres so that men and women benefit equally, जिसमें जो मैन एंड वीमेन दोनों हैं वो इक्वली इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिकल हैं, सोसाइटी के लिहाज से, माशरती लिहाज जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो जो इसमें शामिल होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि मैन और वुमेन जो बोथ जेंडर हैं वो इससे इक्वली फ़ायदा
उठाएं। तो ये ही जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मेन गोल होता है, इज़ टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। फिर बात हम करते हैं जेंडर लेंस की। जेंडर लेंस क्या होता है? यूजिंग अ जेंडर लेंस रिवील्स द वेज इन विच कंटेंट एंड अप्रोचेस आर जेंडर्ड। जिसमें जो भी अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं जेंडर के लिए और कंटेंट्स मवाद इस्तेमाल होता है जेंडर्ड होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड बाय, शेप्ड बाय और बाइस्ड टुवर्ड्स मेंस और वुमेन्स पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो जो है वो जेंडर लेंस जो है वो कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जेंडर गैप्स का। द जेंडर गैप मोस्टली टर्म्स यूज़ की जाती है इन ऑल लेवल्स में, सोसाइटल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, इकोनॉमिकल अटेनमेंट या एटीट्यूड्स जो मेल और फीमेल के दरमियान जो गैप होता है उसको शो करता है। जैसे फ़ीमेल जो होती हैं उनको अगर वो जॉब पर हैं तो उन्हें जो पे वेजेस गैप होता है वो होता है कि उनको जो पे दी जाती है या वेजेस दी जाती हैं वो मेल से कम होती हैं। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एम्स टू measure this gap in 4 key areas. Number 1 health, second education, third economics and the fourth one politics. तो ये जो चारों एरियाज़ हैं की एरियाज़ हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिक्स जो होता है, तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ज़रिए जो इस चीज़ को शो करता है कि फ़ीमेल और मेल और वीमेन के दरमियान जो गैप पाया जाता है, तो सबसे पहले जेंडर गैप को मेजर करने के लिए उसके लिए जो इंडिकेटर होता है वो सबसे पहले इंडेक्स जो होता है वो इन 4 सेक्टर में देखा जाता है। हेल्थ सेक्टर में मेल्स को कितनी फैसिलिटीज़ हैं, फीमेल के लिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन के लिहाज से मेल और फीमेल को कितना जो है प्रिविलेजेस दिया जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली जो है अगर वो जॉब कर रही हैं तो वहाँ पर उनका जो पे गैप है वो इक्वल है, पे गैप तो नहीं है, या इक्वल वेजेस दी जा रही हैं, और पॉलिटिक्स में भी उनका पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो इस लिहाज से भी वर्ल्ड में ग्लोबली जो है जेंडर गैप को जो है वो इस तरह मेजर जो है वो किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन का। Gender sensitization presides over gender sensitivity, ठीक है। The modification of behavior by raising awareness of gender equality concerns. Modification मीन इसको जब तब्दील लाई जाती है बिहेवियर्स में, वो अवेयरनेस की जाती है जेंडर इक्वालिटी कंसर्न्स के बोथ मेल एंड फीमेल जो है दे मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सोसाइटल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, और फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जेंडर सेंसिटाइजेशन में बी सीन एज द अवेयरनेस इन्फॉर्म्ड प्रोपोर्शनिटी टू बिहेव इन अ मैनर विच इज़ सेंसिटिव टू जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी इश्यूज़, ठीक है। और इसे इस तरह बिहेवियर जो है उसका अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि वो उनका बिहेव ऐसे उसी मैनर में करना चाहिए विच इज़ सेंसिटिव टू जेंडर जस्टिस के लिहाज से, बोथ जेंडर के लिए इंसाफ और बोथ जेंडर के लिए जो इक्वालिटी इश्यूज़ हैं उसका जो उनको लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन में बी सीन एज द अवेयरनेस इन्फॉर्म्ड प्रोपोर्शनिटी टू बिहेव इन अ मैनर विच इज़ sensitive to gender justice and gender equality issue. It is interlinked with gender empowerment. Gender sensitization theories claim that modification of the behavior of teachers and the parents. अब इसमें बात हुई है जेंडर एम्पावरमेंट की। जेंडर एम्पावरमेंट का मोस्टली आपने वैसे जेंडर एम्पावरमेंट की बजाय मोस्टली वर्ड आपने वीमन एम्पावरमेंट सुना होगा, मतलब कि औरत की खुद मुख्तारी या उससे इख्तियार देना कि वो अपने डिसीजंस कर सके, तो उसको हम एम्पावरमेंट का नाम देते हैं। अब इसमें जेंडर वर्ड यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द मेल और द फीमेल बट इट इंक्लूड्स it explains या it shows the empowerment to both genders, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए जेंडर इक्वलिटी कंसर्न्स के लिहाज से, उनको जस्टिस के देने के लिहाज से, हर लिहाज से बोथ जेंडर के लिए जो है वो इक्वालिटी का होना चाहिए। इसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन का नाम देते हैं। फिर आ जाता है जेंडर जस्टिस। इसमें अभी वर्ड यूज़ भी हुआ है जेंडर सेंसिटाइजेशन में। जेंडर जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट, ये तो हर किसी का एक ग्लोबली ह्यूमन राइट है, हर
इंसान का जो है वो राइट होता है, एवरी वुमेन एंड गर्ल इज़ इंटाइटल्ड टू लिव इन डिग्निटी एंड इन फ्रीडम। ठीक है, हर ख़ातून है या एक लड़की है वो अपने वक़ार के साथ, अपनी आज़ादी के साथ उसका राइट बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे विदाउट एनी फेयर। जेंडर जस्टिस इज़ इंडिस्पेंसिबल, कि बहुत ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, गुर्बत की कमी के लिए, एंड इज़ क्रूशियल टू अचीविंग ह्यूमन प्रोग्रेस। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए। दे आर स्टिल एट द पेरिफेरीज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो जेंडर जस्टिस में ये है कि हर जो जेंडर है उसका इक्वली राइट बनता है कि वो अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारे। दिस इज़ कॉल्ड जेंडर जस्टिस। अब हमारी ये लास्ट वाली आ जाती हैं टर्म्स, जेंडर सोशलाइजेशन। तो जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो सोसाइटी जो है एक्सपेक्ट्स करती है डिफरेंट एटीट्यूड्स को और बिहेवियर्स को फॉर बॉयज़ एंड द गर्ल्स। ठीक है, कि बॉयज़ का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए और गर्ल्स का कैसा होना चाहिए। तो जेंडर सोशलाइजेशन जो है इज़ द टेंडेंसी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी सोशलाइज डिफरेंटली। और हमारी कल्चर और सोसाइटी में भी गर्ल्स को और बॉयज़ को डिफरेंट तरीके से जो है इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता, उनको डिफरेंट तरीके से उनका ब्रॉटअप किया जाता है, उन्हें जो है इवन फैसिलिटीज़ भी जो है इक्वली प्रोवाइड नहीं की जाती है। बॉयज़ आर रेज्ड टू कन्फर्म टू द मेल जेंडर रोल एंड गर्ल्स आर रेज्ड टू कन्फर्म टू द फीमेल जेंडर रोल के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। जो जेंडर रोल हैं मेल के हर सोसाइटी के सेटअप के मुताबिक और जो फीमेल के जेंडर रोल होते हैं उसके मुताबिक जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि जेंडर रोल जो है मेल का वो घर को चलाना है, अर्निंग करना है, और फीमेल का है जो है वो घर को संभालना है, नर्सिंग ऑफ किड्स है, उनका ब्रॉटअप करना है। तो जेंडर सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद देयर असाइंड सेक्स। ठीक है, अब जो इसमें असाइंड सेक्स है, सेक्स तो उनके बाय बर्थ जो बायोलॉजिकली जो है उनको मिली, और उनके जो जेंडर रोल्स होते हैं वो उनको कल्चर दे रहा है। ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर देयर जेंडर। तो यूजुअली ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान ही गर्ल्स को और बॉयज़ को उनके रोल्स जो हैं वो जो है उनकी रोल ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं हम जेंडर एम्पावरमेंट की। जेंडर एम्पावरमेंट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी जेंडर। ठीक है, तो एनी कोई भी जो जेंडर है उसमें लोगों को खुद इख्तियार देना। वाइल कन्वेंशनली द एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ मैंशर्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के पहले भी आपको बताया था कि मोस्टली आपने जो वर्ड सुना होगा वो वीमन एम्पावरमेंट का दिया होगा कि वीमन की खुद इख्तियारी होनी चाहिए, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट स्ट्रेसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल सेक्स एंड द जेंडर एज ए रोल। जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्टिंक्शन करता है जो बायोलॉजिकली सेक्स एक मेल और फीमेल की होती है और जो उनको जेंडर होती है एज ए रोल के तौर पर, क्योंकि जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजी का। जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है जो कोई मेल एंड फीमेल एक सोसाइटी या कल्चर में रहते हुए अपने रोल्स को सीखता है। तो आल्सो रेफरिंग टू अदर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह जो है वो जेंडर एम्पावरमेंट होती है वो बोथ जेंडर के लिए जो होती है उसको दिया जाता है। अब मैं दो टर्म्स हैं, जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी, इसको दोबारा से मैं रिपीट करूँगी और इसमें थोड़ा सा एडिशन भी करूँगी। जेंडर इक्विटी जो है एन अप्रोच दैट रिजल्ट्स इन जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एंड मैन एंड रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ बोथ वीमेन एंड मैन पोटेंशियल। और जेंडर इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वीमेन एंड मैन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। तो ये तो होगी जेंडर इक्विटी। और जेंडर इक्वालिटी वाले टॉपिक में आप और थोड़ा सा ऐड कर लें कि जेंडर इक्वालिटी इज़ व्हेन ऑल ह्यूमन बीइंग्स बोथ मैन एंड वीमेन आर फ्री टू डेवलप देयर पर्सनल एबिलिटीज़ एंड मेक चॉइसेस विदाउट लिमिटेशंस बाय स्टीरियोटाइप्स, रिजिड जेंडर रोल्स और प्रेजुडिसेस। तो ये सारा जो था वो आपका जो टर्म्स हैं की कॉन्सेप्ट्स हैं वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो डेवलपमेंट की जो अप्रोचेस हैं, फर्स्ट वन है द वीमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच WID, सेकंड है जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच JED,
फिर नेक्स्ट है वीमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच WAD, फिर है द वेलफेयर अप्रोच, फिर है द एफिशिएंसी अप्रोच, फिर द नेक्स्ट है द एम्पावरमेंट अप्रोच, और फिर द लास्ट वन है जेंडर एंड इन्वायरमेंट अप्रोच। फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करते हैं वो है जेंडर इन डेवलपमेंट WID। तो वीमेन इन डेवलपमेंट जो है अप्रोच जो है वो अर्ली 1970s में शुरू हुई, ठीक है, ये वर्ड यूज़ हुआ और ये फोकस करता है बोथ जेंडर पर और जेंडर इक्विटी पर और इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है उस पर ये फोकस करता है। इससे पहले ख़वातीन को जो है उनका रोल जो था वो एज ए मदर्स के तौर पर देखा जाता था वीमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच से पहले, कि देयर रोल इज़ एज हाउस होल्ड के तौर पर और एंड एज केयरिंग फॉर किड्स के तौर पर, और मर्दों को जो था वो प्रोडक्टिव रोल के तौर पर जो है WID का फोकस भी ये था कि ख़वातीन को इक्वल जो है राइट्स इकनॉमिकली देने चाहिए। इसके अलावा ऑल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इक्वल देनी चाहिए ताकि उनका स्टेटस जो है वो सोसाइटी में बेहतर हो सके, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अप्रोचेस जो है WID अप्रोच का फोकस भी ये था कि ख़वातीन को डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में ज़्यादा तवज्जो दी जाए और डेवलपमेंट प्रोसेस में उनको शामिल करना चाहिए। तो WID का जो फोकस था वो भी यही था। WID का गोल था ख़वातीन की प्रोडक्टिविटी और अर्निंग्स को बढ़ाना था, ठीक है, उनका जो रोल था उसको भी बढ़ाया जाए और उनकी अर्निंग को जो वेज गैप है उसको जो है वो ख़त्म करना चाहिए। तो सेकंड फॉर्मेशन ऑफ जो है फॉर्मेटिव जो है इन्फ्लुएंस ऑन WID वाज द इमर्जिंग बॉडी ऑफ रिसर्च on women in developing countries. Here the work of Danish economist Esther Boserup जो था वो was most influential from the perspective of the WID movement का, वो बहुत ज़्यादा influential person था, perspective उसने शुरू किया, ठीक है। और the importance of Boserup's women role in economic development 1970 was that it challenged the assumptions of the welfare approach को उसने चैलेंज किया उसके वेलफेयर अप्रोच के क्या अजम्पशंस को और हाईलाइटेड वीमेंस इम्पोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर उसने जो ख़वातीन का जो रोल था उसको भी उसको हाईलाइट किया, ठीक है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हिस्सा लेती हैं, मर्दों के साथ काम करती हैं, लेकिन उनके वर्क को हाईलाइट नहीं किया जाता, ना ही उनको कोई अर्निंग वेजेस दी जाती हैं। तो इस तरह उसने उनके वर्क को जो है वो हाईलाइट किया ईस्टर बोजरप ने। नेक्स्ट जो अप्रोच आ जाती है वो जेड है, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। द जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच फोकस करती है सोशली कंस्ट्रक्टेड बेसिस जो है डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन के, और इस चीज़ पर जोर देती है कि ज़रूरत है इस चैलेंज को एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स और रिलेशंस और अफेक्ट्स ऑफ क्लास डिफरेंसेस जो डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। जेंडर रोल भी असरअंदाज होता है, उनका रिलेशंस भी, और क्लास डिफरेंस जो होता है वो भी डेवलपमेंट के में असरअंदाज होता है। तो माशरती तौर पर मैन एंड वीमेन के दरमियान फ़र्क को फोकस करती है जेड, और ये अप्रोच जेंडर रिलेशन एंड रोल्स एंड डेवलपमेंट में क्लास डिफरेंसेस के असर पर भी जोर देती है, और इसका एम जो होता है वो जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को पैदा करना है। इक्विटी भी होनी चाहिए, फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और इक्वालिटी भी होनी चाहिए। तो जेंडर इक्विटी पर रेफ़र करती है, इक्वल राइट्स को भी ज़िम्मेदार होती है, ये प्रेफर करती है, और मौक़े को ख्वाह वो मेल हो या फीमेल इन सबको इक्वल जो है वो मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलने चाहिए। एंड नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स आर एलिमेंट्स ऑफ जेड in the context of the world work equity between men and women includes the following elements, ठीक है। उसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क इक्विटी बिटवीन मैन एंड वीमेन में एक तो अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वर्क प्लेस पर, इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इक्वल एक्सेस टू सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी इन एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बारगेनिंग भी होनी चाहिए, और बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ दैट इज़ फेयर टू बोथ मैन एंड वीमेन
होना चाहिए, क्योंकि वीमेन जो है वो घर को भी संभालती है, तो इतनी ओवरबर्डनाइज नहीं होनी चाहिए कि वो काम भी करे वर्क प्लेस पर और घर का भी काम करे। इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में एट ऑल लेवल्स पर, मींस के जेंडर एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसी तरह उसी वक्त ये इसका जो सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अन इक्वल पावर रिलेशंस और एक्सपेक्टेशंस को भी ये डिस्कस करती है ऑन मैन एंड बॉयज़ ड्यू टू स्टीरियोटाइपिंग अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मेल। Instead, both women and men and boys and girls should be free to develop their abilities and make a choices without any limitations. तो इस चीज़ पर ये जोर देती है। इन शॉर्ट जेड अप्रोच होती है सिग्नल्स 3 इम्पोर्टेंट जो है डिपार्चर्स फ्रॉम WIT से आईडी से। फर्स्ट है आइडेंटिफाइज द अनइक्वल पावर रिलेशन है बिटवीन मैन एंड वीमेन के दरमियान दोनों को इक्वली पावर नहीं है, उसको ये आइडेंटिफाई करती है। सेकंड, इट री एग्जामन्स ऑल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को ये दोबारा से देखती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर डिफरेंशियल्स, कि इनमें जो जेंडर डिफरेंसेस आ जाती हैं उस लिहाज से जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको ये देखती है। थर्ड, इट रिकग्नाइजेज दैट अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी विल डिमांड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन जेंडर रिलेशंस फ्रॉम हाउस होल्ड टू ग्लोबल। ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ जाती हैं अगर जैसे कोई फीमेल है उसका घर से और जो बाहर की दुनिया से जो उसका रिलेशन होता है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। फिर हमारी एक और टर्म है वीमेन एंड डेवलपमेंट। The shift from a WID to a JAD approach to gender mainstreaming, gender mainstreaming की हम बात पहले भी कर चुके हैं, the early 1990s में हुआ, was due to the fact that focus on women alone is not sufficient है, कि सिर्फ हम खवातीन के ही मसले मसाइल को देखें तो ये sufficient नहीं है for addressing the unequal gender power relations, underpinning poverty and engaging men in gender aware programming in order to change unequal gender relations। तो इट इज़ अ डेवलपमेंट अप्रोच है जो फोकस करती है ख़वातीन की स्पेसिफिक नीड्स ओनली को और सीक्स टू एड्रेस। तो WAD जो अप्रोच है 1990s में हुई, फैक्ट फोकस वीमेन अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अवेन जो है इट इज़ द डेवलपमेंट अप्रोच है जो स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वीमेन की स्पेसिफिक नीड्स पर फोकस करती है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसके प्रॉब्लम्स है सेपरेटली एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स से उसको भी एड्रेस करती है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करती हैं। जेंडर इज़ अ स्ट्रेटजिक फॉर मेकिंग द concerns and experiences of men as well as women an integral part of evolution of politics, planned action including legislation, policy, programs in all areas and at all levels। ठीक है, तो ये जो है WAD अप्रोच जो है वो इस तरह फोकस करती है। इसके अलावा WAD अप्रोच जो है इज़ अ थ्योरेटिकल एंड अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट है। It was introduced to gender studies scholarship in the second half of the 1970s, following its origin, which can be traced into the first World Conference of Women in Mexico City in 1975, organized by the United Nations। Theoretical approach इसकी क्या है? WAD arose out of a shift in thinking about women's role in development and concerns about the explanatory limitations of modernization theory. While previous thinking held that development was a vehicle to advance women, new ideas struggled that development was only made possible by the involvement of women. WAD is differentiated from WID by way of the theoretical framework upon which it was built. This theory seeks to understand women's issues the perspective of new Marxism and dependency theory। और अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? Practical approach. The WAD paradigm stresses the relationship between women and the work and they perform in their societies as economic agents in both the public and domestic spheres. The WAD approach emphasizes the distinctive nature of women's knowledge, work and goals and responsibilities as well as
advocating for the recognition of their distinctiveness. The next approach है the welfare approach. Pre-WID से पहले की आती है ये अप्रोच 1950 से लेकर 1970 and focus on poor women mainly in the roles of wife and mother. This was the only approach during colonial periods and was favored by many missionaries. फिर द एफिशिएंसी अप्रोच है पोस्ट 1980s के बाद ही आई. emphasis on need for women participation for success. Effectiveness of development assumes increased economic participation will result in increased equity. फिर आ जाती है द empowerment approach 1975 onwards 1980 तेज़ होगी कि 1980 में. फोकस ऑन इंक्रीजिंग वीमेन कैपेसिटी टू एनालाइज देयर ओन सिचुएशन through the greater self-reliance and determine their own life choices and societal directions. फिर एंड वाली है WED वीमेन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अप्रोच कि वीमेन और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है. फॉर ऑलमोस्ट 2 decades the important interactions of women with their environment have a major theme with development studies का रहा है. स्टार्टिंग जो हुआ ये 1970s में नॉर्दर्न फेमिनिस्ट जो थे, नॉर्दर्न साइड के फेमिनिस्ट जो थे, हैड ड्रॉन पैरेलल्स बिटवीन मेल एंड कंट्रोल ओवर नेचर एंड ओवर वीमेन. उन्होंने इस तरह जो है इसको सिमिलैरिटी की कि जैसे मेल का कंट्रोल होता है नेचर पर और ख़वातीन पर, इसको इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने लिंक किया. The first discourse that emerged in relation to women was women in development. पहला जो इसका था वो था WID, the perspective that advocated for women's status to be improved in developing countries, which then transformed into किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया women environment and development में. This was defined as women environment development according to Skulls et al. The women, environment and development debate (WED debate) is anchored in critical view of development policies, where the link between modernization, जिसको हम industrialization भी कहते हैं, technology, the one hand, and environment deterioration जो होता है, on the other is focused. ठीक है. WED discourse जो है ये रास्ता is centralized है around the synthesis of different ideologies की वजह से, one of which being ecofeminism. These programs जो थे response हुए to the relation between gender and environmental violences such as waste disposal, pesticide use, nuclear testing and other detrimental environment practices जो कि मेल करती हैं, यूज़ करती हैं, जिससे जो है environment जो होते हैं वो deteriorate होती है. The WED discourse placed emphasis on women as solution holders to environmental issues, but policies were not directed at empowering women. Rather, the sectors that women are involved, such as agriculture. तो ये आपका जो जेंडर एंड डेवलपमेंट वाला अप्रोच वाला था, ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है.